हेलो बच्चों, कैसे हैं? आप सभी को अध्ययन वर्ल्ड का टाइम टू टाइम वीडियो मिल रहा है हर टॉपिक पे। और मेरा प्रयास भी है कि मैं टॉपिक को धीरे धीरे एक्सपेंड करूंगा। और जैसा कि आप जानते हैं, अध्ययन वर्ल्ड जो आपको चैनल है, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये आपको डिटेल्स कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो तैयार करता है, ताकि बच्चों में किसी भी तरह की हम मटेरियल में कंजूसी नहीं करते हैं। किसी भी फैक्ट को उठाते हैं तो डिटेल देते हैं। एक इम्पॉर्टेंट आप लोगों को मैसेज देते हैं कि हमारे अध्ययन वर्ल्ड चैनल के वीडियो को जब भी आप देखें किसी चैप्टर पे, किसी टॉपिक पे, तो उसमें जितने भी सीरीज होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पूरे जब देखेंगे तब आपका वो चैप्टर बहुत स्ट्रांग होगा। और आपको विश्वास कीजिए कि आपको किसी भी कोचिंग, किसी भी संस्थान में पढ़ने के लिए फिर आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। कंप्लीट फ्री का मतलब कंप्लीट फ्री। और कंप्लीट फ्री में कई लोग क्या होता है, यूट्यूब पे कंप्लीट फ्री का नाम तो देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद आपको जो है ऑफलाइन के लिए कॉल करने लगते हैं कि आपको बोलेंगे सब्सक्राइब कीजिए, ये पैसे दीजिए, ये 50,000 दीजिए, 10,000 दीजिए। तो ये कतई भी अध्ययन वर्ल्ड का मकसद नहीं है। अध्ययन वर्ल्ड का मकसद है कि पूरे विश्व में पूरे एजुकेशन को हम लोग की टीम में जितने भी नॉलेज हैं वो आप तक पहुंचे, ताकि आपको बहुत बड़ी पैसे खर्च करने की जरूरत कहीं भी ना पड़े। कई बार ये भी मैसेज मिला है कि अच्छे अच्छे रील्स बना करके जो है सो लोग इंफॉर्मेशन को 1 मिनट का 60 सेकंड का स्पॉट बना करके पब्लिक तक या स्टूडेंट तक मैसेज तो दे देता है, लेकिन जब उस रील्स को देख करके, जो एनिमेटेड रील्स होता है, देख करके वो उस संस्थान के ऑफलाइन प्लेस पे जाते हैं तो वो फंस जाता है। उसका मैसेज था कि सर मुझे 2 महीने के बाद उसे छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीटली जो था एक तरह से एड बेस्ड जो है बिजनेस था। तो मैं अध्ययन वर्ल्ड की तरफ से आप लोगों से श्योर करता हूँ कि कभी भी अध्ययन वर्ल्ड आपके साथ कोई भी बिजनेस नहीं करेगा। किसी भी चैप्टर पे, किसी भी कोर्स पे एक कंप्लीट फ्री, मतलब वो कंप्लीट फ्री का मतलब ऐसा नहीं कि कचरे का चीज देगा, कोई भी चैप्टर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा। इसके बाद आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बच्चों, बहुत अच्छा लग रहा है। आप कमेंट देते रहिए टाइम टू टाइम, और कोशिश सिर्फ इतना करना है कि सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए नहीं कि मुझे बिजनेस करना है, सब्सक्राइब इसलिए करना है आपको ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारा वीडियो मिलते रहे। अगर आपको आपको अपने मम्मी पापा का पैसा बचाना है, आपको रियल में सफलता हासिल करना है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि अध्ययन वर्ल्ड को आप हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अध्ययन वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन भी दबाइए। बेल बटन दबाने से आपको फायदा क्या होने वाला है कि जो भी हमारा लेटेस्ट कोई भी टॉपिक पे आता है, जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी चैप्टर आता है, जो भी कोर्स, वो आप तक सबसे पहले पहुंचता है। और लाइक करने से हमें थोड़ा सा बूस्टअप मिलता है, क्योंकि हर व्यक्ति को थोड़ा सा, आप जानते हैं, जब उसे आपका अप्रिसिएशन मिलता है तो वो और ज़्यादा अच्छे से अच्छे काम करता है, मेहनत से काम करते हैं, तो हमें और सुधार होगा और हम आपको, हमारा टीम आपके लिए अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लाएंगे। लाइक सिर्फ हमारा एनर्जी है, वो आपकी तरफ से रिवार्ड है, आपकी तरफ से हम लोगों का प्यार है। लाइक बटन, सब्सक्राइब अगर आप करते हैं तो आपको ये समझिए कि आप अपना फायदा उठा रहे हैं, कि आपको कहीं भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको ठगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम अक्सर किसी भी इंस्टीट्यूट को अगर सेलेक्ट करते हैं, ऑफलाइन में मोटी मोटी रकम देते हैं, तो उसके पीछे मकसद सिर्फ होता है वो 60 सेकंड का रील्स या 50 सेकंड का रील या बड़े बड़े होर्डिंग देख करके हम वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये 90% स्टूडेंट का हम लोग के पास में सर्वे है कि हम लोग जानते हैं कि 90% स्टूडेंट या तो उस ऑर्गेनाइजेशन को झेल रहा है 1 साल तक, या फिर वो उसे 2 महीने के बाद छोड़ देता है। तो ऐसी बात आपके साथ ना हो कि आपका पैसा जो है सो नुकसान हो। आप सब्सक्राइब कीजिए। हमारा हर सब्जेक्ट में आपको बहुत ही जल्दी, धीरे 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 धीरे, क्योंकि हम लोग भी एक टीम बना रहे हैं और हम लोग धीरे धीरे आपके साथ पहुंच रहे हैं। आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल बटन को दबा लीजिए। चलिए, अध्ययन वर्ल्ड में आप सभी बच्चों का वेलकम है। और आज का जो वीडियो लेक्चर है हम लोगों का, आप जानते हैं, पार्ट ए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट ए में हमने 3 वीडियो लेक्चर कंटिन्यूस टॉपिक पे आपको दिया है। थोड़ा थोड़ा हम एनसीईआरटी के आगे पीछे किए हैं। एनसीईआरटी में कुछ बातें जो पहले दिया हुआ है, कुछ बातें बाद में दिया हुआ है, तो हमने अपने आपकी सुविधा के लिए हमने पहले लिया। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस पे हम लोग का बहस चल रहा है, हम लोग का डिस्कशन चल रहा है, कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस पे। इलेक्ट्रोलाइसिस एनसीईआरटी ने क्या किया है कि बीच में जाकर के दिया है, तो हमने उसको पहले ले लिया। क्यों? क्योंकि इंटायर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो बिना इलेक्ट्रोलाइसिस को समझे हुए या उस पर कॉन्सेप्ट डेवलप किए हुए आप गैल्वेनिक सेल में जो सेल पोटेंशियल होता है वो सब के बारे में आप समझ नहीं सकते, क्योंकि रिएक्शंस के कारण ही सेल पोटेंशियल डेवलप होता है। और जब हम इस रिएक्शन को ही नहीं समझेंगे तो फिर डायरेक्ट सेल पोटेंशियल पे पढ़ लेंगे, तो वो फायदा ज्यादा नहीं होगा। इसीलिए हमने आपकी सुविधा के लिए एक सीक्वेंस बनाया है, हम अपने ढंग से। वो ढंग क्या है कि सबसे पहले पार्ट डे में हम इलेक्ट्रोलाइसिस और कुछ कंडक्टिंग मटेरियल के क्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग का इलेक्ट्रोलाइसिस चल रहा है, ठीक है। पार्ट डे में इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग देखिए, अब जो पढ़ने वाले हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कि इलेक्ट्रोलाइसिस पे कुछ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है, कहाँ होता है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस किए पार्ट ए के लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में, ठीक है। अब हम लोग उसी इलेक्ट्रोलाइसिस में, जब आप करंट पास करते हैं सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी केमिकल मटेरियल होता है, यानी केमिकल पदार्थ होता है, वो करंट जाने के साथ ही क्या होता है, इलेक्ट्रोड पे डिपोजिट होने लगता है। करंट जैसे ही जाएगा वो इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन से होगा वो इलेक्ट्रोड पे डिपोजिट होने लगता है। तो यहाँ पे माइकल फैराडे नाम का एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट हुए थे,
और माइकल फैराडे ने बहुत सारा काम किया इलेक्ट्रिसिटी के वर्ल्ड में। आप लोग सुने होंगे, माइकल फैराडे ने 1834 ईस्वी में इस बात पे हम लोगों को फोकस किया कि जब तक आप करंट सॉल्यूशन में डालते रहेंगे तब तक ये इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस जो है, यानी ये जो केमिकल मटेरियल है, केमिकल पदार्थ है सॉल्यूशन में, वो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होते रहेगा। करंट जाएगा, इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होते रहेगा। इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस केमिकल रिएक्शन नाम दिया। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिसिटी का जो क्वांटिटी होता है कि इतना कूलम, 10 कूलम, 20 कूलम, 50 कूलम, तो कितना इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर कितना अमाउंट हमको प्राप्त होगा, कितना इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर कितना अमाउंट इलेक्ट्रोड पे हमको डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोलाइट का, इसके बीच का जो क्वांटिटी एस्पेक्ट है, इसका एक्सप्लेनेशन सबसे पहले फैराडे ने किया। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग माइकल फैराडे का ये दो लॉ है जो फेमस है, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आईआईटी के पेपर में, मेंस में, एडवांस में, या दुनिया के हर 12th लेवल के साइंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूछता है। ठीक है, ओके। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। आप लर्निंग मोड में आ जाइए, और लर्निंग मोड का मतलब होता है कि आप अपने आजू बाजू पूरे शांत रहिए, अपने हेडफोन यूज कर लीजिए, और किसी भी तरह के मोबाइल के सारे फ्लाइट मोड में रखिए, या आप दूसरे मोबाइल जो भी हो इसको तो फ्लाइट मोड में नहीं रख सकते हैं। तो आप पूरा लर्निंग मोड में रहिए, कॉपी कलम साथ में रखिए, जहां जहां कुछ पॉइंट लगे वो देखिए, और जहां जहां कुछ आपको लगे कि सर हमें थोड़ी सी समझ में नहीं आई, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे बच्चे हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमेशा आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरह ही कोई कमेंट करेंगे। तो कमेंट जब भी करें तो आपकी प्रतिष्ठा, आपका संस्कार उस कमेंट बॉक्स में झलकता है कि आप कितने अच्छे परिवार से हैं, आप कितने अच्छे लालन पालन हुए हैं। आप हर तरह की बात हमसे शेयर कर सकते हैं, बट उसका एक जो है एकेडमिक वैल्यू के साथ करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमें सलाह दीजिए कि सर यहाँ पे ये कुछ कमी है, यहाँ पे ये कुछ कमी है, इसको थोड़ा सुधारिए, इसको हमें और अच्छा से सुधारिए। तो मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग, हमारा सारा टीम आपके फायदे के लिए कमेंट बॉक्स के सारे रिस्पॉन्स को आप तक पहुँचाएंगे। चलिए ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का। जो इलेक्ट्रोलाइसिस केमिकल रिएक्शंस है, उसमें करंट के पास होने पर सॉल्यूशन में कितना अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा, उसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट यानी क्वांटिटेटिव रिलेशंस, ये रिलेशंस माइकल फैराडे के लॉ से दिया गया है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नोट कॉपी खोल लीजिए, पेन आप अपने साथ रखिए और सुनते जाइए, और उसको कहीं कहीं पे नोट भी कीजिए। कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने से आप खुद भी स्क्रीन बन जाइएगा, आपका ब्रेन खुद काम नहीं करता है। इसीलिए पुराने जमाने में कहावत था, लिख के पढ़ो पढ़ के लिखो, लिख के पढ़ो पढ़ के लिखो। यही ब्रेन के मेमोरी फैक्टर जो है इसी पे काम करता है। तो आप मुंह से बोलिए बार बार, फिर कलम से लिखिए, फिर पढ़िए, फिर कलम से लिखिए। ये क्या होता है, एक मेमोरी का रिसाइकलिंग प्रोसेस होता है, और आपके ब्रेन का मेमोरी बहुत डेवलप होता है। विश्वास कीजिए, इस स्टाइल से आप पढ़ना शुरू कीजिए, तो आप देखेंगे पुराना मेथड था। आजकल तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सिर्फ कैमरा के सामने या स्क्रीन के सामने ही बस देख लिया, सिनेमा की तरह ताली बजा के निकल गया, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फायदा, मतलब 1000 बार यूट्यूब का वीडियो देख लीजिए, कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन उसी वीडियो को देख करके अगर आप लिखते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर पढ़ के लिखते हैं, तो समझिए, मानिए आपको बहुत फायदा होगा, और वो चीज़ आपका हो जाएगा, और एग्जाम में आप बेहतरीन मार्क्स उठा सकते हैं। ओके, तो पढ़ने का ये स्टाइल रखिए। इसलिए हमेशा स्क्रीन के सामने नोट कॉपी आपका जो होता है और पेन को बढ़िया से आप यूज कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फैराडे लॉ। चलिए, तो हम लोग आपको माइकल फैराडे, आपको मैं बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो है कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं सॉल्यूशन में बैटरी के द्वारा, तो सॉल्यूशन में जो आयन होता है वो मोशन करने लगता है, और वो कैथोड और एनोड की तरफ जो है मूव करने लगता है, और वो करंट के कारण से इलेक्ट्रिसिटी जो सॉल्यूशन पास हुआ, इसके कारण से इलेक्ट्रोड पे जाकर के वो रिएक्शन के फलस्वरूप इलेक्ट्रोड पे जाकर के रिएक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन लेके या देके उस इलेक्ट्रोड पे, उस मेटल के रॉड पे डिपॉजिट होने लगता है। इसमें कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा और कितना करंट हम पास करेंगे सॉल्यूशन में, इसके लिए माइकल फैराडे ने लॉ दिया था। एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने लॉ कंक्लूड किया, जिसको हम लोग एनसीईआरटी ने माइकल फैराडे लॉ के नाम से, फैराडे लॉ के नाम से फेमस हुआ। इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं। फैराडे का लॉ कहता है कि मान लीजिए हम, सपोज दैट आपने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस ले लिया। ओके, सॉल्यूशन जब इलेक्ट्रोलाइटिक है तो इसमें गारंटी आपने जाना ही होगा कि भाई आयन होता है, कैटायन होगा और एनायन होगा, राइट। अब इसमें हम दो मेटल के प्लेट को डुबा देते हैं, जो इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है,
और फिर हम एक एक्सटर्नल बैटरी से, एक्सटर्नल पोटेंशियल से हम इसको जोड़ देते हैं। जिसको प्लस से जोड़ देंगे माइनस से, जिसको प्लस से जोड़े वो एनोड कहलाता है, ये सब आप जानते हैं। और जिसको माइनस से जोड़ते हैं उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। ओके, जैसे ही करंट इसमें अंदर जाना शुरू हो जाएगा, करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें जो कैटायन है वो कैथोड की तरफ मूव करेगा और एनायन जो है एनोड की तरफ मूव करेगा। ये अरेनियस का थ्योरी था। तो कैटायन जब एनोड कैथोड पे जाएगा, कैटायन जब कैथोड पे जाएगा तो कैटायन कैथोड पे जाके करेगा क्या, तो कैटायन कैथोड पे ये देखिए चार्ज को डिस्चार्ज करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। प्लस है तो इलेक्ट्रॉन लेकर के चार्ज डिस्चार्ज करेगा, और एनायन है तो इलेक्ट्रॉन दे के, तो कैथोड पे जाके क्या करेगा, ये डिस्चार्ज होगा। तो इस तरह से ये जो है कैटायन, ये इस पे डिपोजिट होने लगेगा, इस पे डिपोजिट होने लगेगा, यानी कैथोड पे लेयर बनने लगेगा। ये किसका डिपोजिशन हो रहा है, ए का, इसके कारण हो रहा है करंट पास हो रहा है। तो यहीं पे फराडे साहब ने कहा कि जब तक आप करंट अंदर सॉल्यूशन में डालते रहेंगे तब तक ये इस पे ए डिपोजिट होते रहेगा रिएक्शन करके। तो ये जो डिपोजिट हो रहा है वो चार्ज को डिस्चार्ज करके, कैसे भाई, तो देखिए कैथोड पे क्या हुआ, ए प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज ही होता है, ये गेन करके ए बन करके डिपोजिट हो रहा है। ओके, अब ये कितना करंट के पास होने पर कितना ए डिपोजिट होगा, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। तो इसके लिए फराडे साहब ने लॉ दिया कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपोजिटेड, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपोजिटेड, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपोजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिसिटी पास्ड इनटू द सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन में जितना इलेक्ट्रिसिटी जाएगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यही इनको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फराडे। क्या कहते हैं बच्चों, फर्स्ट लॉ फराडे का। तो फर्स्ट लॉ फराडे मैंने लिख दिया यहाँ पे, अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिपोजिटेड एट द इलेक्ट्रोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज पास इनटू द सॉल्यूशन, जो पास करेगा। देखिए अमाउंट को हम लोग W से लिख लिए, जो इलेक्ट्रोलाइट डिपोजिट हुआ, और Q जो हो गया चार्ज। तो इसी चीज को जो आपने भाषा में लिखा उसको मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट लॉ को W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। W क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइट डिपोजिट हुआ उसका अमाउंट यानी वेट, मास, और Q क्या है, जो चार्ज उसमें पास हुआ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ, फराडे का फर्स्ट लॉ। अब जाहिर सी बात है जब हम किसी लॉ को इक्वेशन में कन्वर्ट करते तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन देना पड़ता है। तो इसको हम लोग एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए, इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए, और इस कांस्टेंट का सिंबल हुआ Z इनटू Q। ये फराडे साहब का इक्वेशन है, इसको कहते हैं फराडेज इलेक्ट्रोलाइसिस इक्वेशन, इसको कहते हैं फराडेज इलेक्ट्रोलाइसिस इक्वेशन, फराडे इलेक्ट्रोलाइसिस इक्वेशंस। ओके, तो W इक्वल टू Z इनटू Q, W इक्वल टू Z इनटू Q। ये आप छोटा सा बेसिक चीज है, इसको याद रखिएगा। तो फराडे का फर्स्ट लॉ आपने समझ गया। इस लॉ का मकसद क्या है, इस लॉ का मकसद है कि ये रिलेशनशिप बिटवीन, ये रिलेशन संबंध स्थापित करता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास इनटू सॉल्यूशन एंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपोजिटेड एट एनी, कितना इलेक्ट्रिसिटी का क्वांटिटी और जो अमाउंट है इसके बीच संबंध एस्टैब्लिश कौन सा करता है इलेक्ट्रोलाइसिस में, फराडे फर्स्ट लॉ करता है। ओके, फराडे फर्स्ट लॉ करता है। अब देखिए हम लोग को फराडे साहब का एक लाइन का, देखिए 3 लेटर का आपके पास में एक कॉन्सेप्ट आ गया, Z इनटू Q, इसको बोलते हैं फराडे इक्वेशन। इसमें तीनों सिंबल का मतलब समझना आपको जरूरत है क्योंकि आप जब प्रॉब्लम बनाए तो डाटा को एनालिसिस कर सके। W को बोलते हैं, ये है वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट जानते हैं जो सॉल्यूशन में रहता है, डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड। आपसे कोई पूछेगा भाई इसमें इस फार्मूला में आपने W क्या लिखा, क्योंकि ये वो वेट है, ये वो मास है इलेक्ट्रोलाइट का जो इलेक्ट्रोड पे डिपोजिट हो गया, किसके कारण, चार्ज के कारण। तो ये Q क्या है यहाँ पे भाई, Q को हम लोग बोलते हैं दिस इज द, है ना, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ चार्ज आप लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज किसमें लेंगे, इन कूलम, यूनिट होता है आप जानते हैं, इन कूलम। कूलम किसका यूनिट है बच्चों, कूलम चार्ज का यूनिट है। अमाउंट ऑफ चार्ज कूलम में लेना है। ओके, अब कई बार आप जानते हैं क्योंकि चार्ज कितना सॉल्यूशन में गया इसका मेजरमेंट हम एमीटर नाम की एक डिवाइस होता है उस पर करते हैं करंट के रूप में। सर्किट में हमेशा चार्ज का कैलकुलेशन करंट के रूप में होता है। ओके, तो चार्ज को आपने फिजिक्स में कहा है कि चार्ज जो है क्यू, ये होता है करंट पास्ड इनटू सर्किट, अब कितना टाइम के लिए, तो आई इंटू टी, यही चार्ज होता है, आई इंटू टी। तो आई के बारे में आप पूछे भाई आई क्या है, दिस इज इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट है। अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है, तो आप जानते हैं एम्पियर, इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर।
ओके। और टी क्या है? टी है टाइम, यानी कितना समय के लिए आपने सॉल्यूशन में करंट पास किया, टाइम। और टाइम किस में रखना है बच्चों? इन सेकंड में रखना है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में टाइम जो दिया रहता है वो मिनट में, आवर में, लेकिन जब भी आप इस फॉर्मेट को यूज करेंगे तो टाइम मस्ट बी इन सेकंड। और आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको एम्पियर में हम लोग लेते हैं। तो ये हम लोग आई टी, तो इस फार्मूला को हम लोग फिर एक्सपेंड कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन में डाटा करंट आई के रूप में दिया तो डब्ल्यू इजकल टू हम लोग लिख सकते हैं जेड इंटू आई इंटू टी। अब कहोगे सर ठीक है बच्चों, अब हमें जेड के बिना वैल्यूएशन निकाले हुए किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम अमाउंट डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो व्हाट इज योर जेड? तो जेड पे बड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जेड को तो वैसे मैथ वाला कहेगा ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। लेकिन हर कांस्टेंट का अपना कुछ नेचर होता है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है मैथ वाला, इसको नाम देगा जेड को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कॉल्ड, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ये जेड होता है। ये जेड का वैल्यू हर इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे डिपेंड करता है। तो आप इसको ध्यान रखिए, दिस इज कांस्टेंट, सो इट्स वैल्यू, इसका मान किस पर डिपेंड करेगा? इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी ये इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे डिपेंड करेगा। मतलब यदि सोडियम डिपॉजिट हो रहा है तो उसके लिए कुछ और होगा, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है तो उसके लिए कुछ और होगा जेड का मान, जिंक डिपॉजिट हो रहा है तो उसके लिए कुछ और होगा जेड का मान। मतलब जेड का मान डिपेंड करेगा आपको किस पर? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। तो सर हम जेड निकालेंगे कैसे किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए? क्योंकि बिना जेड का तो आप मान लीजिए ये फार्मूला को यूज ही नहीं कर सकते हैं। आई करंट तो आपको मिल जाएगा, टाइम तो मिल जाएगा, लेकिन जेड का वैल्यू हम इलेक्ट्रोलाइट के नेचर से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? तो इसको आप लिख लीजिए, थोड़ा सा पॉज कर लीजिए और फिर हम जेड के बारे में डिटेल बताते हैं। तो चलिए देखिए, जेड जो है सिंबल रखा जेड, सिंबल जरा मतलब जेड रखिए, डब्ल्यू रखिए, कुछ भी रखिए उससे मतलब, लेकिन जेड चीज क्या है इस पे ध्यान देना है। तो जेड, जेड को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, नाम देते हैं। और इस जेड का वैल्यू इलेक्ट्रोलाइट जो डिपॉजिट हो रहा है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। और इस जेड का वैल्यू को हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो कहता है एक कूलम्ब चार्ज, यानी यूनिट चार्ज, यानी एक कूलम्ब चार्ज, एक कूलम्ब चार्ज के कारण जो वेट मिलता है, जितना अमाउंट मिलेगा, उसी को हम उस इलेक्ट्रोलाइट का क्या बोलेंगे? जेड बोलेंगे। कितना चार्ज के कारण से? एक कूलम्ब चार्ज के कारण से। तो जेड को डिफाइन किया गया, देखिए। तो जेड का नाम क्या रखा आपने? इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। इसको डिफाइन किया गया, जेड को डिफाइन किया गया। तो जेड इज कैलकुलेटेड एज, देखिए मैथमेटिकली हम लोग डब्ल्यू बाय क्यू, डब्ल्यू क्या हो गया? डिपॉजिटेड वेट, क्यू क्या हो गया? चार्ज। तो इसको देख करके हम लोग बोल सकते हैं एक कूलम्ब चार्ज के कारण जो वेट मिलेगा उसी को बोलेंगे जेड। तो जेड कहते हैं वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड at electrode due to per 1 unit coulomb charge is called, इतना ही वेट को हम लोग क्या कहेंगे? is called electrochemical equivalent of that electrolyte, उस इलेक्ट्रोलाइट का। अच्छा ध्यान रखिए, ये जेड के बारे में बोर्ड का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है ये। जब सीबीएसई बोर्ड का 12वीं 12th का एग्जाम लेते हैं तो कई बार पूछता है डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जेड नहीं लिखेगा, लिख देगा डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। बच्चे को लगता है यार ये क्या पूछ दिया, नया चीज तो नहीं पूछ दिया, कोई ऐसा तो नहीं कि मंगल ग्रह से बुध ग्रह से कुछ आया हुआ चीज है। नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जब भी पूछता है समझिए आपको जेड पूछ रहा है, फैराडे फर्स्ट लॉ से इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड कांस्टेंट के बारे में पूछ रहा है। तो आप एक सेकंड में लिख देंगे एक कूलम्ब चार्ज के कारण से जितना इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट होगा उसको हम लोग बोलते हैं उस इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। एक कूलम्ब चार्ज, कितना कूलम्ब चार्ज? देखिए तो Q इक्वल टू 1 कर देंगे तो जेड बराबर क्या होगा? W। तो इसलिए जेड का यूनिट, एक बार तो यूनिट भी पूछ दिया नीट में, बताते हैं, छोटी छोटी बात पूछ देता है केमिस्ट्री में। तो जेड का वैल्यू यूनिट अगर पूछे आपको, यूनिट क्या होगा इसका? यूनिट मतलब मात्रक। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? ग्राम पर कूलम्ब, ठीक है, ग्राम पर कूलम्ब, या इसको आप ग्राम पर कूलम्ब में इसका यूनिट होता है, ठीक है। तो जेड का यूनिट हो गया। अब जेड का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा? तो हर इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे होगा। तो सर अब जेड निकालेंगे कैसे? तो इसके लिए फराडे से हमने एक एक्सपेरिमेंट किया।
दुनिया के कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब कोई भी केमिकल पदार्थ है, जब उसमें हम करंट पास करेंगे तो कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट के अगर हम 1 फराडे चार्ज को पास करते हैं, यानी 96,500 कूलम्स, उसके कारण जो वेट मिलता है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। आपने पढ़ा होगा इस क्लास में 11th में हर केमिकल पदार्थ का अपना अपना इक्विवेलेंट वेट होता है। क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? उसका एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। ये आप कब पढ़ेंगे? जब हम रिडॉक्स के आप देखिएगा जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें पूरे इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस के बारे में डिटेल्स दिया हुआ है। तो जेड निकालने के लिए हमें हर इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट वेट चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जेड निकालना है तो उसका इक्विवेलेंट वेट मालूम रखना याद जरूरी है। हर केमिकल पदार्थ का जैसे एलिमेंट है तो एटॉमिक वेट होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है, उसका वैलेंसी होता है, बहुत सारी बातें होती है। उसी तरह से हर केमिकल सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट होता है। इक्विवेलेंट वेट होता है अगर एलिमेंट है तो एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, और यदि कोई मॉलिक्यूल है या रेडिकल है तो उसका होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, कभी हम लोग जिक्र करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो अगर हमें जेड किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का निकालना है तो ध्यान रखिए जेड बराबर होगा उसका ई मतलब इक्विवेलेंट वेट बाय 96,500। ये जेड का फार्मूला होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये जेड ई आपको सर ई क्या है? यहाँ पे ई एक नया टर्म आ गया जिसको बोलते हैं हर इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट वेट। पढ़े होंगे कहाँ पे? 11th क्लास में। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट निकालने का तौर तरीका है, ये भी थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग में रखिए। इक्विवेलेंट वेट जब भी आपको किसी एलिमेंट्री पदार्थ है तो उसका एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी हो जाएगा, और यदि मॉलिक्यूलर पदार्थ है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर होगा। बस इतना छोटा सा फॉर्मूला है। अगर एलिमेंट है तो एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, और अगर कंपाउंड है मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास में सोडियम है तो सोडियम का इक्विवेलेंट वेट आप कैसे निकालेंगे? तो सोडियम का एटॉमिक वेट कितना हुआ? 23, वैलेंसी हुआ 1। तो आप बताइए कितना हो जाएगा? 23। कुछ नहीं है। जैसे आपसे कहा जाए भाई ठीक है कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगा बेसिस में, बिना इक्विवेलेंट वेट का आप जेड नहीं निकाल सकते। तो इसको कहेंगे कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना है? 40, 40 होता है, आपको मालूम ही है। और वैलेंसी कितना होता है? 2। वैलेंसी कितना होता है? 2। तो कितना हो जाएगा देखिए? 20। तो इस तरह से अगर आप किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी मालूम है तो इक्विवेलेंट वेट आप फट से निकाल लेंगे। यदि किसी कंपाउंड का एन फैक्टर पता है रिएक्शंस में तो आप निकाल लेंगे। और इस पे बहुत सारी डिटेल्स हैं जो हम लोग बाद में बात करेंगे। तो कुल मिला के घुमा के क्या आ गया कि जेड जो है बिना जेड का आप फैराडे लॉ को यूज नहीं कर सकते। जेड मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और जेड बिना इक्विवेलेंट वेट का आप निकाल नहीं सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। पॉज करके लिख लीजिए। ओके, जेड के बारे में आप देखिए सर, अगर फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहा? डिपॉजिटेड वेट इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। जेड की जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं W इक्वल टू जेड की जगह पे ई मतलब इक्विवेलेंट वेट इंटू आई इंटू टी बाय 96,500। ये फॉर्मूला है, ये बड़ा फेमस फॉर्मूला है, इसको आप रट्टा मार लीजिए दिमाग में। इसमें सब सिंबल को समझिए। ई को हम लोग इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। इसका भाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो डिपोजिट हो रहा है। ओके, आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट पास इनटू सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिक करंट पास जो आपने सॉल्यूशन में पास इनटू सॉल्यूशन। अच्छा, करंट का आप यूनिट जानते ही एम्पियर, पहले भी बता दिए हैं। और टी जो है ये टाइम है, कितना समय के लिए आपने करंट उसमें पास किया। लेकिन टाइम हमेशा ध्यान रखिए सेकंड में ही आप रखेंगे तो आंसर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। कई बार मिनट में ले जाता है दिया हुआ क्वेश्चन में, बच्चे डायरेक्ट क्या किया? मिनट में डाल दिया, आंसर आपको नहीं मिलेगा सॉल्यूशन। तो सेकंड में होना चाहिए। और ये जो आप देख रहे हैं बड़ा फेवरेट चीज है यहाँ पे 96,500, ये कूलम्ब चार्ज है, इसको बोलते हैं कूलम्ब, जो 1 फराडे चार्ज को माना गया है। तो आप देखिए फराडे तो वैज्ञानिक का भी, साइंटिस्ट साहब का भी महत्व का नाम है फराडे, और इन्होंने बहुत काम किया इलेक्ट्रिसिटी पे। तो फराडे इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट भी हो गया। कई बार क्या होता है वैज्ञानिक जी को हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए उनके नाम से ही यूनिट रख देते हैं। जैसे न्यूटन भी क्या है, अपने अच्छे फिजिसिस्ट साहब है, उनका नाम था, तो उनके नाम से फोर्स आपने फोर्स का यूनिट दे दिया। उसी तरह से बहुत सारे वैज्ञानिक के नाम से यूनिट को दिया गया है। तो फराडे देखिए, फराडे क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट है। तो एक फराडे कितने कूलम के बराबर होता है? तो कहोगे 96,500 कूलम। एक्चुअली कई किताब में इसका एग्जैक्ट वैल्यू लिखा था 96,487 कूलम लिखा रहता है, राइट, एग्जैक्ट में। लेकिन इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको कन्वर्ट कर देते हैं 500 के रूप में। ये 1 फराडे चार्ज होता है, 1 फराडे चार्ज। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिए, ये जो है 1 फराडे चार्ज है। 1 फराडे क्या है? तो दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट आपको आ गया, तो फराडे हो गया। तो ये फार्मूला को आप ध्यान रखिए, इसमें ध्यान रखिए तो क्वेश्चन फटाफट। ये था फर्स्ट लॉ ऑफ फराडे, फराडे साहब का फर्स्ट लॉ। इनका एक ही बात करना है, जितना करंट पास करोगे उतना डिपॉजिट होगा, इलेक्ट्रिसिटी जितना पास करोगे उतना डिपॉजिट होगा। इसको ध्यान रखिए, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं।
अब देखिए फैराडे साहब का सेकंड लॉ, इस पे न्यूमेरिकल्स हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा और हम इस पे न्यूमेरिकल पे एनसीईआरटी का फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक न्यूमेरिकल का हम लोग क्वेश्चन का सेशन ही दे देंगे जस्ट इसके बाद। तो फैराडे साहब का सेकंड लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ, इन्होंने दूसरा लॉ भी दिया। सेकंड लॉ में इन्होंने क्या कहा? सेकंड लॉ में इन्होंने बस एक सिंपल सा बात कहा कि अगर आप अलग अलग सॉल्यूशन लीजिए, डिफरेंट सॉल्यूशन लीजिए जिसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है और सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को पास कीजिए दोनों सॉल्यूशन में, तो क्या देखेंगे कि डिपॉजिट होने वाले जो इलेक्ट्रोड पे अलग अलग डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है वो सब अपने इक्विवेलेंट वेट के रेशियो में ही डिपॉजिट होगा। फिर समझ लीजिए, यदि हम डिफरेंट सॉल्यूशन में सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करें, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करें, तो डिपॉजिट होने वाले जो इलेक्ट्रोलाइट है इलेक्ट्रोड पर वो अपने इक्विवेलेंट वेट के रेशियो में ही डिपॉजिट होगा। यानी जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा वो ज्यादा डिपॉजिट होगा, जिसका कम होगा वो कम डिपॉजिट होगा। तो आपसे कोई पूछेगा भाई सेकंड लॉ फैराडे क्या कहा, तो सिंपल कहोगे कि व्हेन सेम इलेक्ट्रिसिटी पास्ड इनटू सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट then deposited weight of electrolyte must be in ratio of their equivalent weight। जैसे इसको समझते हैं हम लोग, तो इसको पहले हम लोग लॉ लिख लेते हैं। तो लॉ क्या कहता है ना, when same quantity of the electricity is passed into solution of different electrolytes, the deposited amount of all the electrolytes at electrode must be in ratio of their equivalent weight, यानी इक्विवेलेंट वेट के रेशियो में ही होगा। किस रेशियो में होगा? इक्विवेलेंट वेट रेशियो में। बहुत बड़ा भाषा लिख दिया गया, लेकिन जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे फार्मूला के इक्वेशन के फॉर्मेट में तो बड़ा एक लाइन का हो जाएगा, एक पॉइंट का हो जाएगा। तो क्या करता है, यदि आप अलग अलग सॉल्यूशन में, सपोज मान लीजिए इसमें आपने ले लिया एक सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट ले लीजिए, एक दूसरा सॉल्यूशन ले लिया, इसमें ले लिया आप सपोज मान लीजिए जिंक सल्फेट। देखिए दो अलग अलग डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसमें भी दो मेटल का प्लेट आप इलेक्ट्रोड डुबा दीजिए, इसमें भी डुबा दीजिए, दोनों प्लेट को आप जोड़ दीजिए। इसको हम लोग एक्सटर्नल पोटेंशियल से जोड़ दिए, देखिए जोड़ दिए, एक को प्लस से एक को माइनस। अब दोनों सेल को अगर हम सीरीज में जोड़ेंगे तब करंट सेम जाएगा, तो इसको क्या किए हम लोग, तो अब ये दोनों जो सेल है ये दोनों सर्किट सीरीज में है। सीरीज में जाने का मतलब हुआ इसमें जितना चार्ज जाएगा उतना ही चार्ज इसमें भी जाएगा, सेम रहता है। अब देखिए इस पे क्या होगा, जैसे करंट जाएगा तो इस पे डिपॉजिट कौन होगा? कॉपर। अच्छा इस पे डिपॉजिट कौन होगा? देखिए जिंक, यही होगा। तो इलेक्ट्रॉन यानी अब दोनों में सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, मतलब अगर इसमें चार्ज जो पास हुआ, देखिए अगर इसमें Q1 चार्ज है तो Q चार्ज है तो इसमें भी कितना रहेगा? Q चार्ज ही रहेगा, सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज रहेगा। ठीक है, अब इससे डिपॉजिट होने वाला वेट जो है, डिपॉजिटेड वेट मान लीजिए कॉपर का, ये मान लीजिए W1 ग्राम है। कितना ग्राम है? W1 ग्राम। तो इसमें जो जिंक डिपॉजिट हो रहा है वो कितना है? मान लीजिए W2 ग्राम, W2 ग्राम आ गया। ठीक है, अब क्या कहता है कि जब ये डिपॉजिट होगा तो इसके कॉपर का इक्विवेलेंट वेट मान लीजिए अपना कुछ इक्विवेलेंट वेट होगा, इसका इक्विवेलेंट वेट, तो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट मान लीजिए आपको E1 है, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना? E2 है। तो कहता है जब सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इसमें डिपॉजिट होने वाले कॉपर का और जिंक का जो वेट का रेशियो होगा, देखिए W1 बाय W2 मस्ट बी इन रेशियो ऑफ E1 बाय E2। यही तो है, इसी को बोलते हैं कब, ये कब दोनों का यानी डिपॉजिट इलेक्ट्रोलाइट का वेट का रेशियो जो है वो इक्विवेलेंट वेट के रेशियो में हो रहा है व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास। शर्त इसमें क्या रखा गया? व्हेन सेम क्वांटिटी of electric charge या electricity is passed, यही है, is passed। तो ये आपको सेकंड लॉ है, ये क्या है? सेकंड लॉ है। तो इस तरह से आप किसी भी अलग अलग डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में जो भी पास करेंगे ये सेकंड लॉ हो जाएगा फ्रेंड। अब इसी लॉ को हम लोग क्या करेंगे? यूज करते हैं। ठीक है,
अब देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों लॉ को हम लोग कॉन्सेप्ट को मिलाते हैं। फ्रॉम फर्स्ट लॉ आपको याद होगा, फ्रॉम फर्स्ट लॉ क्या कहता था, डिपोजिटेड वेट इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू। ठीक है, अब अगर मान लीजिए दो इलेक्ट्रोलाइट है, फॉर टू इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, तो हम इक्वेशन बनाते हैं, दो इलेक्ट्रोलाइट से मान लीजिए एक इलेक्ट्रोलाइट का W1 इज इक्वल टू Z1 इंटू क्यू। फर्स्ट दो इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया, और सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या हो जाएगा, W2 तो Z2 इंटू क्यू, क्योंकि चार्ज आप सेम रखेंगे। अब सेकेंड लॉ क्या कर रहा है, फ्रॉम सेकेंड लॉ, देखिए सेकेंड लॉ क्या कहता है आपको, ये फर्स्ट लॉ को आपने दो इलेक्ट्रोलाइट के लिए तैयार कर लिया, फर्स्ट लॉ की इक्वेशन को दो इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपने तैयार कर लिया, W1 W2, ठीक है। अब फ्रॉम सेकेंड लॉ क्या कहता है, W1 बाय W2 इज इक्वल टू E1 बाय E2। अब W1 की जगह पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, Z1 इंटू क्यू, Z2 इंटू क्यू, क्योंकि चार्ज तो सेम डालना है आपको, सेम पास करना है दोनों सॉल्यूशन में, E1 बाय E2, ये तो आ गया। इसको वैसे भी लिख सकते हैं W1 बाय W2। अब ये पूरा का पूरा ये देखिए, अब ये इस इक्वेशंस में आपको दोनों लॉ क्या हो गया, मर्ज कर गया, और सेकंड लॉ चार्ज आपको सेम है, कैंसिल। तो हम लोग बोल सकते हैं सेकंड और फर्स्ट लॉ का एक ही कंक्लूजन क्या आया कि डिपोजिटेड वेट, देखिए डिपोजिटेड वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। यानी जब सेम करंट आप पास करेंगे, सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा उसका जेड भी ज्यादा होगा और उसका अमाउंट भी ज्यादा मिलेगा, है ना। So higher the equivalent weight of electrolyte, more the electroequivalent and more the amount deposited। तो कौन ज्यादा मिलेगा, जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा सेम क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर। तो यहाँ पे डिस्कस क्या मिल गया आपको, कंक्लूजन एक लाइन का फ्रॉम बोथ लॉ से, क्या कहेंगे, हायर दी इक्विवेलेंट वेट, मोर दी electro equivalent Z, more the amount deposited। जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रो इक्विवेलेंट भी जेड भी ज्यादा होगा और वो ज्यादा अमाउंट भी मिलेगा। यानी डिपोजिटेड वेट का, डिपोजिटेड इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जेड का, जेड डायरेक्टली होगा ई का। तो ये फर्स्ट और सेकंड लॉ का कंक्लूजन हो गया। मान लीजिए सपोज दैट अगर हमने इसमें सॉल्यूशंस लिया, देखिए सोडियम क्लोराइड हम लोग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, तो इसमें सोडियम है और क्लोराइड आयन है, और इसमें आपको वाटर भी है सॉल्यूशन के अंदर, तो H+ है और OH है। अब जैसे इसमें हम लोग इलेक्ट्रोड डुबा दिए और करंट पास कर दिए प्लस माइनस, तो इसमें ये हो गया एनोड, ये क्या हो गया आपको एनोड, और ये हो गया कैथोड। ओके, तो एनोड पे जितना चार्ज गया उतना ही कैथोड पे भी गया, सेम सॉल्यूशन है, अमाउंट ऑफ चार्ज। तो कहता है एनोड पे क्या मिलेगा आपको, पहले ही बता चुके थे, एनोड पे मिलेगा क्लोरीन गैस, और कैथोड पे क्या मिलेगा आपको, सोडियम नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। ओके, देखिए एनोड पे मिल रहा है क्लोरीन गैस और इस पे क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है आपको पता ही है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन जो होता है ये होता है 1, क्योंकि एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन जो होता है ये होता है आपको 35.5। तो अब बताइए किसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा है, क्लोरीन का। तो सेम चार्ज होने पर किस पे अमाउंट ज्यादा मिलेगा, क्लोरीन का अमाउंट ज्यादा मिलेगा, एनोड पे अमाउंट ज्यादा मिलेगा और कैथोड पे अमाउंट कम मिलेगा। तो जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा वो ज्यादा मिलेगा और जिसका कम होगा वो कम मिलेगा। तो यही आपको कहने का मतलब, क्लोरीन ज्यादा मिलेगा और हाइड्रोजन कम मिलेगा सेम क्वांटिटी पास होने पर। तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ का मकसद समझ गए। फर्स्ट लॉ जो है हमें सिर्फ इतना बताता है कि कितना चार्ज पास करने पर कितना अमाउंट मिलेगा, और सेकंड लॉ बताता है कि जो किसी भी केमिकल सब्सटेंस जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिपोजिटेड अमाउंट जो होगा उसके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो में होगा। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल सेक्शन में।